हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने जो 12th क्लास की हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी है उसको पढ़ रहे हैं और उसमें आज जो है अपना लेसन अध्याय जो है 23 है, सिंचाई व पेयजल। देखिए, सिंचाई और पेयजल जो है इसके बारे में अपने जो अध्ययन किया जाएगा वो राजस्थान के संदर्भ के अंदर इसके अंतर्गत अध्ययन होगा। तो देखिए, जल की अगर बात की जाए, जल जो है वो मानव के लिए सबसे उपयोगी, यानी जल जो है, जल वह स्रोत है जो मानव के लिए उपयोगी है। यानी मानव जो समुदाय है उस मानव समुदाय के लिए एक उपयोगी संसाधन जो है वो जल है। इसका जो उपयोग है उस उपयोग की संभावना से, यानी उपयोग की जो संभावना है उस उपयोग की संभावना के कारण ये जो है वो एक जल संसाधन बन जाता है। जल जो है वो क्या है, एक संसाधन बन जाता है। अब संसाधन की अगर बात की जाए तो देखिए, अपने राजस्थान जो है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़े राज्य के अंतर्गत आता है। और भौगोलिक दृष्टि से अगर जल की यहां पर देखा जाए भी राजस्थान के भी जल यहां पर कितना प्राप्त होता है, भी जल जो है वो टोटल जल यहां कितना प्राप्त होता है राजस्थान में, उसके बारे में अगर यहां देखा जाए अपने तो बात करेंगे। देखिए, देश का जो सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ पे काफी भौगोलिक अपने जो अंतर है, विविधताएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। परंतु सतही जल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो सतही जल की जो उपलब्धता है संपूर्ण भारत का, मात्र जो संपूर्ण भारत है, अपने संपूर्ण भारत की मात्र 1.16% है। यहां पर जो जल मिलता है वो 1.16% जल प्राप्त होता है संपूर्ण भारत का सतही जल। और दोहन योग्य जो भूजल है वो मात्र, दोहन योग्य जो भूजल मिलता है वो भी भूजल मात्र 1.72% मिलता है। 1.72% जो है दोहन योग्य भूमि जल जो है वो राजस्थान में प्राप्त होता है। एक और बात इसके अंदर आती है भी, राज्य में पिछले 61 वर्षों के अंतर्गत, पिछले जो 61 वर्ष बीते हैं उन 61 वर्षों में 43 अकाल पड़े हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं भी मरुस्थलीय ये जो अपने क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध होने में राजस्थान में कितनी कठिनाई होगी। और राजस्थान जो है, इस राजस्थान में संसाधन जो जल है या संसाधन जो इसकी बात करें अपने जल संसाधन की, इसका अत्यधिक महत्व रहता है। क्योंकि यहां पर देखिए अपने मानते हैं भी जल ही जीवन है। तो अपने राजस्थान जो है ये एक विशिष्ट प्रदेश होने के कारण यहाँ पर जो पानी है उस पानी की संभावनाएं कम है। क्यों है? क्योंकि देखिए, एक तो इसमें मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाता है, थार का जो मरुस्थल है उसकी जो स्थिति है उस स्थिति के कारण जो है यहाँ पर कई भाग ऐसे हैं जहां पर कम वर्षा प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उस भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार भी ऐसा होता है। तो राजस्थान के अगर बात करें अपने अधिकांश जल संसाधन की, तो राजस्थान के जो अधिकांश जल संसाधन है वो दक्षिण पूर्वी भाग तक ही सीमित है। दक्षिण पूर्वी भाग तक, जो दक्षिण पूर्वी भाग है इस दक्षिण पूर्वी भाग तक ही सीमित रहते हैं राजस्थान के अधिकांश जल संसाधन। अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में अगर प्रति व्यक्ति जल की अगर वार्षिक अपने उपलब्धता देखें, प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता की अगर बात की जाए तो 780 घन मीटर, ठीक है, 780 अपने घन मीटर जो है वो प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता है। जबकि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 1000 चाहिए, 1000 घन मीटर वार्षिक जल उपलब्धता चाहिए। लेकिन राजस्थान में कितना हो रहा है? 780 मिल रहा है। और ये जो उपलब्धता है वो लगातार घटती ही जा रही है, बल्कि बढ़ नहीं रही है। देश का 51% फ्लोराइड युक्त जल जो है वो यहां पर मिलता है। 42% जो लवणता प्रभावित जल है वो भी राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में राजस्थान में जो जल संसाधन है, इन जल संसाधनों को
दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी दो भागों में बांटकर इनको पढ़ सकते हैं। एक जो आता है वो आता है सतही जल, सतही जल संसाधन। दूसरा आता है भूमिगत, भूमिगत जल संसाधन। इसको धरातलीय जल संसाधन भी कह देते हैं, भूमिगत जल संसाधन भी कह देते हैं, ठीक है। सतही जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन, तो दो वर्गों में राजस्थान में बांटा जाता है। सतही जल संसाधन जो है इसके प्रमुख स्रोत आपको पता ही है क्या होते हैं, नदियां होती हैं, झीलें होती हैं, तालाब होते हैं, ठीक है। सतही जल संसाधन के बारे में पढ़ते हैं वह, तो सतही जल संसाधन का मुख्य स्रोत आपको पता है भी नदियां, तालाब, झीलें, नहरें आदि, ठीक है। झीलें, नहरें आदि जो हैं वो अपने क्या है, सतही जल संसाधन के प्रमुख स्रोत होते हैं। अब ये स्रोत क्या होते हैं अपने, सॉरी झीलें नहीं आती, नहरें नहीं आती, इसमें नहरें तो कृत्रिम होती हैं, बल्कि झीलें आती हैं, नदियां, तालाब, झीलें। तो ये जो संसाधन होते हैं, ये संसाधन होते हैं प्राकृतिक स्रोत, भी प्राकृतिक स्रोत होते हैं। अब इन प्राकृतिक स्रोतों से नहरें निकाल कर भी आगे इनके जल का जो है व्यापक क्षेत्रों में अपने पहुंचाया जा सकता है। अब राजस्थान के अंदर जैसे नदियों की बात करें, चंबल है, बनास है, लूनी है, बाणगंगा है, बेड़च है आदि जो नदियां हैं, इनसे जल जो सही जल है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इन नदियों का जो उपलब्ध जल है उस जल से अपने सीधे नदियों से या इन पर बांध बनाकर नहरें निकालकर इनसे अपने उपयोग कर सकते हैं। और राज्य के जो सिंचाई या पेयजल की जो उपलब्धता है समस्या को निजात दिलाने के लिए अपने नहरें वगैरह निकाली गई हैं, बहुत सी महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं वो लागू की गई हैं। इसके अलावा राज्य में खारे व मीठे पानी की कुछ झीलें भी प्राप्त होती हैं, तो अपने जो प्राप्त होती हैं जिनसे अपने यहाँ पे पेयजल होता है। इसके अलावा अपने जो नदियों को जोड़ने का कानून, यानी नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला, नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है, प्रथम राज्य है। तो नदियों को जोड़ने वाला, कानून बनाने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है जिसने कानून बनाया है नदियों को जोड़ने के लिए। अपने यहाँ पर अगर बात की जाए तो मीठे पानी की कुछ झीलें भी यहाँ पर मिलती हैं देखने को, जिसमें अपने आदित्य जय समुद्र है, पिछोला है, राज समुद्र है, ठीक है, अन्ना सागर है, कोलायतजी है, नौलखा है आदि जो झीलें हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा तालाब जो है उसका भी सही जल के रूप में एक अच्छा स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में लगभग अभी तो 450 तक बड़े तालाब प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है भूजल संसाधन, भूजल संसाधन। अब भूजल संसाधन की बात करेंगे तो भूजल संसाधन जो है वो देखिए अपने जो कुएं हैं, नलकूप हैं, ठीक है, इनके माध्यम से अपने जो है पानी, भूमिगत जो जल है, इस भूमिगत जल का उपयोग जो है वो इसके माध्यम से किया जाता है। भी सारा जो भूमिगत जल है वो इसके उपयोग से अपने उपयोग हो जाता है। राजस्थान के अंदर बात करें तो अपने राज्य में जो कुएं हैं, नलकूप हैं, इनके द्वारा सिंचित जो क्षेत्र मिलता है राजस्थान का वो 70% भाग पर सिंचाई होती है। 70% भाग जो है राजस्थान का उसके ऊपर इनसे सिंचाई होती है। और राज्य का 70% जो पेयजल है, ठीक है, जो 70% पेयजल है राज्य का, वो 70% पेयजल जो प्राप्त होता है अपने को, वो अपने जो है आधार जो है वो भूजल ही जो है वो माना जाता है राज्य का। भी आधार जो मेन है इसका वो भूजल आधार रहता है। जो भूमिगत जल जो है वो भूमिगत जल ही इसका आधार है, प्रमुख अपने जो आता है, ठीक है। अब भूमिगत जल का ये प्रमुख आधार जो है ये माना गया है। इसके बाद अपने बात करेंगे इसके जल संरक्षण की। राजस्थान में, राजस्थान के अंदर जल संरक्षण, जल संरक्षण देखिए, जल संरक्षण जो है इसका महत्व बहुत ज्यादा रहा है। प्राचीन समय से भी जल संरक्षण की विधियां जो है वो राजस्थान में अपनाई जा रही हैं। तो अपने देखिए जल संरक्षण का मतलब होता है अपने संसाधनों का विवेक पूर्ण ढंग से रख रखाव करना, जिससे संसाधन को न तो हानि हो, न इसका जो जल है वो व्यर्थ बहे, यानी व्यर्थ बहने वाला जो जल है उसको रोका जा सके। तो वो प्रक्रिया जो है वो अपने संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आती है।
तो जल संरक्षण की अगर बात करें तो जल संरक्षण में देखिए जो नागरिक होते हैं, ठीक है, समाज है, सरकार जो है, इन सब की भागीदारी जो है वो महत्व रखती है और इनकी जो भागीदारी है वो इसमें होनी चाहिए जल संरक्षण के अंतर्गत। अब इसमें देखिए जो जलाशय है उन जलाशयों में औद्योगिक अपशिष्ट वगैरह न डाला जाए, कपड़े वगैरह न धोए जाएं, स्नान न किया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो खरपतवार वगैरह है वो इसमें न डाले जाएं, रासायनिक उर्वरक वगैरह जो है वो इसमें न डाले जाएं, तो उससे अपने इसका संरक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए राजस्थान के अंदर जो जल संचयन की पुरानी तकनीकें भी चल रही हैं, जैसे खडीन है, कुंडी है, कुई है, नाड़ी है, दोहड़ है आदि, ये संसाधन की परंपरागत जो विधियां इनका उपयोग किया जा रहा है जल को रोकने के लिए। तो परंपरागत जो जल संसाधन जो होते हैं इनके अंदर अपने जल संग्रह कर सकते हैं, अपने रक्षा कर सकते हैं जल की। जल संरक्षण की निम्न विधियां जो हैं इनको अब बचाकर भी अपने उपाय किया जा सकता है, जैसे सिंचाई हेतु नवीनतम अपने सिंचाई हेतु नवीन तकनीक अपनाना, नवीनतम जो तकनीक है उस नवीनतम तकनीक को अपनाया जाए। भूमिगत जो जल है उसका विवेकपूर्ण उपयोग, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। भी भूमिगत जो जल है इस भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने से भी अपने जो है संसाधन संरक्षण जो है वो किया जा सकता है। तीसरा इसमें आता है वनस्पति विनाश पर, वनस्पति जो विनाश है उस वनस्पति विनाश पर नियंत्रण किया जाए, वनस्पति विनाश पर नियंत्रण किया जाए। ये जो वनस्पति विनाश हो रहा है उस वनस्पति विनाश को बताया जाए। वर्षा जल का जो संचयन है वो किया जाए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है अपना कर सकते हैं। अपशिष्ट जल जो है उस अपशिष्ट जल का शोधन भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो कृषि पद्धतियां हैं उन कृषि पद्धतियों के अंदर फसल प्रतिरूप जो है उसको अपनाया जाए, छोटे तालाब, बांध, एनीकट जो है उनका निर्माण किया जाए। तो आदि के तरीकों से अपने जो है जल का संचयन कर सकते हैं। इसके बाद आती है सिंचाई की बात। जल संरक्षण के बाद आती है सिंचाई। सिंचाई, अब सिंचाई क्या होती है? देखिए सिंचाई का मतलब होता है अपने जब अकाल की स्थिति हो या वर्षा न हो, वर्षा न हो तो वर्षा न होने की स्थिति में कृत्रिम साधनों द्वारा फसलों को जल प्रदान करना, वो क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सीधी सी बात है भाई, वर्षा का अभाव है, वर्षा के अभाव में अपने जो भूमि है या फसलें जो हैं उनको चाहिए अपने पानी की जरूरत होती है, और उस पानी को अपने क्या करते हैं, जो कृत्रिम साधन है उन कृत्रिम साधनों से या कृत्रिम तरीकों से जल उपलब्ध कराया जाता है। तो जल उपलब्ध कराने की जो सीमा होती है उसको अपने सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई जो है ये देखिए अपने जो फसल होती है उस फसल का जो उत्पादन है वो इसके ऊपर निर्भर करता है। उसके लिए एक आधारभूत अंग जो है वो ये होता है। राजस्थान में अगर कुल सिंचित क्षेत्र का अपने सबसे बड़ा भाग देखें, कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग, कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग जो मिलता है वो मिलता है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर, जो श्री गंगानगर है उसमें सबसे बड़ा अपना सिंचित भाग मिलता है कुल भूमि का। और सबसे कम अगर भाग देखें, सबसे बड़ा भाग है और सबसे कम भाग देखें तो सबसे कम भाग मिलता है राजसमंद में। राजसमंद के अंतर्गत आता है सबसे कम भाग सिंचित क्षेत्र का। तो सिंचित क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां है? गंगानगर में, और सबसे कम कहां है? राजसमंद में। राजस्थान के अंदर देखिए सिंचाई के प्रमुख साधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें अपने आ जाते हैं कुएं व नलकूप आ जाते हैं, नहरें हैं, तालाब है आदि। ये सिंचाई के प्रमुख साधन जो है इनका उपयोग किया जाता है। अब सिंचाई के साधनों के उपयोग की बात हो रही है तो इसमें देखिए सिंचाई के प्रमुख साधन जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुएं एवं नलकूप की बात की जाए, कुएं एवं नलकूप जो है, कुएं और नलकूप की बात कर लेते हैं अपने। कुएं और नलकूप की अगर बात की जाए तो देखिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का जो अपने साधन है वो साधन अपने कुएं और नलकूप आते हैं। राज्य की कुल सिंचित भूमि जो है उस कुल सिंचित भूमि का 66% भाग जो है, 66% जो भाग है जिसपे अपने सिंचाई की जाती है वो कुएं और जो नलकूप और कुएं जो है इनके माध्यम से होती है।
अब कुएं और नलकूप जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है राज्य में जिन स्थानों पर, वो है अपने जयपुर व अलवर। जयपुर व अलवर जो है, उनके अंदर सबसे ज्यादा अपने सिंचाई जो है वो कुएं और नलकूप से होती है। इसके अलावा जो अपने जैसलमेर का चांदन नलकूप जो है, वो अपने जल की उपलब्धता के कारण उसको राजस्थान का अपने थार का घड़ा कहा जाता है, जो चांदन नलकूप है। क्यों? क्योंकि उसका जल जो है वो काफी मीठा है, जैसलमेर के अंदर मिलता है ये चांदन नलकूप जो है, इस कारण इसे थार का घड़ा कहा जाता है, चांदन नलकूप को। इसके बाद आती है नहरें। कुएं हो गए, कुओं के बाद आगे आती है नहरें। नहरें, नहरों के माध्यम से भी सिंचाई होती है। तो देखिए, नहरों के माध्यम से राज्य की अगर बात करें तो राज्य के अंदर 33% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। 33% भाग ऐसा है जिसमें सिंचाई होती है। नहरी सिंचाई में जो सर्वप्रथम आगे जिला है वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा अपने नहरों द्वारा सिंचाई होती है। श्री गंगानगर जो है ये प्रथम स्थान पर आता है जहां सबसे ज्यादा अपने सिंचाई की जाती है नहरों द्वारा। इसके बाद आता है तालाब। तालाब, तालाब के द्वारा भी अपनी सिंचाई की जाती है राजस्थान में। अगर इस साधन से अगर राज्य में सिंचाई की बात की जाए, भी सिंचाई जो होती है कितने प्रतिशत भाग पे होती है, तो तालाब के द्वारा 0.7% जो भाग है, उस 0.7% भाग के ऊपर सिंचाई की जाती है। और राज्य का जो अपने दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग है, उस दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में जो सिंचाई का प्रमुख साधन जो है वो ये तालाब आते हैं। तालाबों द्वारा सिंचाई के अंदर जो प्रथम स्थान आता है वो भीलवाड़ा जिले का आता है। यानी भीलवाड़ा जो जिला है ये प्रथम स्थान पर है। भीलवाड़ा प्रथम स्थान पर का बीज है अपने तालाबों द्वारा सिंचाई करने में, और तालाबों द्वारा सिंचाई यहाँ पर होती है अब सबसे ज्यादा भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद दूसरा स्थान जो आता है वो अपने आता है उदयपुर का। तो ये अपने जो सिंचाई है यहाँ पर की जाती है। इसके बाद अपने अन्य जो साधन हैं उनके द्वारा राज्य के अंदर लगभग 0.3% के अपने सिंचाई व्यवस्था जो है वो अपने देखने को मिलती है। इसके बाद आती है राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख उद्देश्य परियोजना। यानी बहुउद्देश्य परियोजना क्या होती है? जिससे बहुत से उद्देश्य अपने प्राप्त किए जाएं, वो होती है बहुउद्देश्य परियोजनाएं। अब राजस्थान की बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? एक तो इसमें है चंबल परियोजना, चंबल परियोजना, ठीक है। फर्स्ट इसमें आती है चंबल परियोजना। दूसरी आती है भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना आती है। 3 नंबर के ऊपर आती है अपने व्यास परियोजना। व्यास परियोजना, व्यास परियोजना आती है। 4 नंबर पर अपने आती है माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। तो ये राज्य की 4 प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं जिनमें अपने बहु उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आती है राजस्थान की वृहद परियोजनाएं। ये तो प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं हो गई। इसके बाद आती है राजस्थान की वृहद परियोजनाएं, यानी वृहद स्तर पर सिंचाई वगैरह के लिए जो साधन है वो अपनाए जाते हैं, वो राजस्थान की वृहद परियोजनाओं में आती है। राजस्थान की वृहद परियोजनाएं आती हैं। अब जो राजस्थान की वृहद परियोजनाएं हैं इनके बारे में अपने बात करेंगे भी कौन कौन सी है। एक तो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक तो इसके अंदर आती है अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 2 नंबर पर आती है गंग नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना। 3 नंबर पर भरतपुर नहर
भरतपुर नहर परियोजना, ठीक है, ये नहरों के माध्यम से जो है वो आती है अपने, जैसे गुड़गांव नहर है, ठीक है, भिखाबाई सागवाड़ा नहर है, गुड़गांव नहर, भिखा भाई सागवाड़ा नहर, ठीक है। तो ये अपने जो है जैसे जाखम परियोजना है, सिद्धमुख नहर परियोजना है, बिशलपुर परियोजना है, नर्मदा परियोजना है, इसरदा परियोजना है। तो ये अपनी प्रमुख परियोजनाएं जो है अपने राजस्थान की आती हैं। इसके बाद अगला अपने आता है अन्य परियोजनाएं। अगर अन्य परियोजनाओं में बात की जाए तो उसमें अपने दवाई है, मेदा है, पातना, मानसी, वाकल, पार्वती, गंभीरी आ जाती है। तो अपने देखिए यहाँ राजस्थान की जो प्रमुख अपने परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के बारे में अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें पहली जो परियोजना आती है वो अपने पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। बहुत सी परियोजनाएं जो हैं अपने राजस्थान की है, लेकिन इनमें कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनके बारे में अपने डिटेल से स्टडी करेंगे। तो डिटेल से स्टडी जो करनी है वो करेंगे अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इस परियोजना का स्टार्टिंग में नाम था राजस्थान नहर। स्टार्टिंग में इसका नाम था राजस्थान नहर, यानी शुरुआत में इसे राजस्थान नहर कहा जाता था। तो अब इस परियोजना की अगर बात करें तो ये परियोजना जो है वो विश्व की अपने सबसे बड़ी परियोजना जो है बन जाएगी जब ये पूर्ण हो जाएगी। तो इसे अपने जो राजस्थान है, इस राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। इस परियोजना को राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। मरुगंगा के नाम से इसे जाना जाता है राजस्थान की। ये जो परियोजना है, ये परियोजना राजस्थान के नहर से अपने शुरू हुई थी, लेकिन इसका जो नाम बदला गया वो नाम बदला गया 2 नवंबर 1984 को। नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। यह देखिए जो है राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य मेन ये था भी जो पश्चिमी राजस्थान है, उस पश्चिमी राजस्थान के अंदर सिंचाई, पेयजल, पशुपालन, मत्स्य पालन या अन्य उपयोग के लिए जो जल है वो अपने उपलब्ध कराना। इसे बनाने का जो सुझाव था वो 1948 में बीकानेर के तत्कालीन इंजीनियर थे कंवर सेन। उन्होंने ये सुझाव दिया 1948 में भी राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग पर अपने जो है तत्कालीन इंजीनियर थे, ये सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन, इन्होंने ये सुझाव दिया भी इस नहर को बनाया जाए। इस नहर का मुख्य उद्देश्य ये था भी जो रावी और व्यास नदियां जो है पंजाब की, उन रावी और व्यास नदियों में जो आवंटित जल है 86 लाख एकड़ घनफीट जल जो है, उस जल का उपयोग जो है वो किया जा सके। फिर केंद्र सरकार ने इसको जो स्वीकृति दी वो स्वीकृति दी 1952 में। 1952 में इसको केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया। केंद्र सरकार ने 1952 में केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी जो नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को स्वीकृति दी और स्वीकृति देकर इस परियोजना को कहा भी ये परियोजना जो है वो अब लागू हो सकती है आपके राज्य के अंतर्गत। तो ये परियोजना जो है एक महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत आती है। भाई जो है इस परियोजना से बहुत से जो लाभ है वो अपने प्राप्त हुए हैं राजस्थान को, और लाभ प्राप्त होने के वजह से जो अपने पश्चिमी जो राजस्थान है, उस पश्चिमी राजस्थान की कायाकल्प हो चुकी है। कायाकल्प करने में इस नहर परियोजना का बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहा, और उस नहर परियोजना के योगदान के कारण जो है अपने आता है। अब देखिए इस पे काम शुरू हुआ तो सतलुज और अपने जो व्यास नदी है सतलुज और व्यास नदी पर हरिके संगम है एक, सतलुज व व्यास नदी जो है, ठीक है, ये दोनों नदियां हैं सतलुज व व्यास। तो सतलुज और व्यास नदी जो है, इस व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज का काम शुरू किया गया। संगम पर हरिके बैराज का वर्क शुरू कर दिया गया। अब ये हरिके बैराज जो है इसको बनाया गया, और हरिके बैराज से ये जो नहर है वो अब वर्तमान में बाड़मेर तक जाती है, बाड़मेर के गडरा रोड तक जाती है, ठीक है। बाड़मेर के जो गडरा रोड है, उस गडरा रोड तक इस नहर का जो काम है, वर्क है,
वो स्टार्ट कर लिया गया है और नहर जो है वो बाड़मेर के गडरा रोड तक पहुंच जाती है ये। और ये देखिए इसका जो लक्ष्य है वो यहाँ तक रखा गया, भाई बाड़मेर तक इसका गडरा रोड तक नहर को बना दिया जाए। अब इसके अंदर जैसे अपने श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, नागौर जो जिले हैं, इन जिलों को जलापूर्ति की जाती है। अब इसकी बात करें तो हरिके बैराज से अपने हनुमानगढ़ का जो मसीता वाली है, हरिके बैराज से मसीता वाली तक अगर बात की जाए हनुमानगढ़ के, तो इसकी जो लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। 204 किलोमीटर जो है ये लंबी नहर आती है अपने मसीता वाली तक, जो आती है फीडर नहर। इसके बाद अपने बात करें भी आगे इसकी लंबाई की, तो वितरिकाओं सहित इसकी जो मुख्य नहर है, इस मुख्य नहर की कुल जो लंबाई हो जाती है, मुख्य नहर जो है उस मुख्य नहर की कुल लंबाई, मुख्य नहर की लंबाई जो है वो 649 किलोमीटर हो जाती है। मुख्य नहर सारी की सारी जो नहर है, सारी नहर की अगर लंबाई की बात की जाए तो वो 649 किलोमीटर हो जाती है। वितरिकाओं सहित इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 9060 किलोमीटर इसकी लंबाई बनती है और इससे लगभग 18.72 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसके ऊपर सिंचाई की जाती है। ये जो परियोजना थी, इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। अपने जो आती है इस इंदिरा गांधी परियोजना जो है, इसको 2 चरणों के अंदर पूरा किया गया। प्रथम चरण जो था उसकी अगर बात करें अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण की, प्रथम चरण में क्या था, द्वितीय चरण में क्या था, तो 2 चरण में पूरा हुआ। प्रथम चरण एक तो इसका आता है, तो प्रथम चरण जो है, इस प्रथम चरण के अंदर देखिए क्या व्यवस्था थी भी, 345 किलोमीटर लंबी वितरिका बनाई, 345 किमी वितरिकाएं बनाई गई इसमें, ठीक है। 345 किलोमीटर लंबी वितरिकाएं बना दी पहले जो चरण आया उसमें, और लगभग 5.53 लाख हेक्टेयर, 5.53 लाख हेक्टेयर जो भूमि थी, उस हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का कार्य शुरू किया गया। ये तो था प्रथम चरण। द्वितीय चरण आता है इसके बाद, द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण के अंदर देखिए क्या हुआ। द्वितीय चरण जो थी इसके अंदर जो अपने जो है 256 किमी का कार्य पूरा किया गया और मुख्य जो नहर थी, इस मुख्य नहर पर जो वितरिकाएं थी, उन वितरिकाओं की लंबाई हो गई थी 5112 किलोमीटर, 5112 किलोमीटर वितरिकाओं सहित इसकी लंबाई हो चुकी थी। अब ये जो सिंचाई का कार्य कर रही है वो कर रही है 19.63 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, उस हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का कार्य जो है वो इसके द्वारा हो रहा है। तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, इस नहर परियोजना की कुल सिंचाई का 30% भाग जो है वो तो होता है लिफ्ट नहरों के माध्यम से, और 70% जो होता है वो होता है वितरिकाओं के माध्यम से। अब जो थार का मरुस्थल है, उस थार के मरुस्थल में अपने पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग में पानी लाने के लिए 8 उत्थापक यानी 8 लिफ्ट नहर बनाई गई है। क्योंकि देखिए पूर्वी भाग जो है वो थोड़ा अपने ऊंचा है और पश्चिमी भाग जो है थोड़ा ढलान लिए हुए है, तो वहां पर अपने लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। अब लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं जिसमें अपने पहली आती है गंदेली साहवा लिफ्ट नहर आती है, बीकानेर लूणकरसर लिफ्ट नहर है, गजनेर लिफ्ट नहर है, बांगड़सर लिफ्ट नहर आ जाती है, कोलायत जी लिफ्ट नहर है, फलोदी है, पोखरण लिफ्ट नहर है, जोधपुर लिफ्ट नहर है, ये बनाई गई है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ प्रमुख शाखाएं भी निकाली गई है, जैसे राउतसर शाखा है, सुरतगढ़ शाखा है, अनूपगढ़ शाखा है, पुंगल शाखा है, चारणवाला शाखा निकाली गई है, इसमें दातौर शाखा, बिरसलपुर शाखा निकाली गई है, शहीद बीरबल शाखा जो है वो निकाली गई है, सागरमल गोपा शाखा जो है वो यहाँ से निकाली गई है। तो ये इसकी शाखाएं निकाली गई हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के आगे कुछ अपने को लाभ भी प्राप्त हुए हैं इसके, तो लाभ इसके जो प्राप्त हुए उसमें जैसे सिंचाई के रूप में प्रत्यक्ष लाभ एक तो प्राप्त हो गया, व्यावसायिक फसलों की पैदावार होने लग गई है, नए नगर व्यापारिक मंडियां जो हैं वो स्थापित होने लग गई हैं, पशुपालन मत्स्य पालन का विकास हुआ है और मरुस्थल पर नियंत्रण हुआ है, खाद्यान्न उत्पादन संभव हो चुका है, वन क्षेत्र चारागाह जो है इनका विकास हुआ है। तो इस प्रकार से इसके कुछ लाभ भी अपने को प्राप्त हुए हैं। तो ये जो इंदिरा गांधी परियोजना है उसने राजस्थान की अब क्या है कायाकल्प कर दी है, जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर काफी विकास हुआ है। तो ये इंदिरा गांधी नहर अपनी कंप्लीट होती है। इसके बाद जो बाकी रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।